तो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का 7th वीडियो। और ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो चैप्टर है एनसीईआरटी में, उसका ये लास्ट वीडियो होगा इस सीरीज़ का। तो देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा एक फेसबुक ग्रुप है नीट यूजी गुरु के नाम से, आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड एमसीक्यूज़। तो देखिए, शुरू करते हैं हम कि अच्छा, आपको अगर ये वीडियोस कोई अगर ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे मेरी ये जो प्लेलिस्ट है डाइजेशन की, उसके सारे वीडियोस आप देख लीजिए। तो आपके जो पुराने डाउट्स होंगे ना, वो सारे क्लियर हो जाएंगे और आप इसको समझ पाएंगे इस वीडियो को। तो देखिए, हमारी बॉडी के अंदर जो आप जो खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन्स होती हैं। और हमने पहले की वीडियो में देखा था कि प्रोटीन जो होती है उसका जो डाइजेशन होता है स्टमक के अंदर, जो पेप्सिन जो एंजाइम होता है वो उसको ब्रेक कर देता है प्रोटियोसिस में और पेप्टोन्स में। ओके, तो प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स क्या होते हैं भाई? ये जो होते हैं ना, ये पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं। ओके, देखिए, एक बात आपको पता होनी चाहिए कि प्रोटीन जो होती है ना, प्रोटीन का जो फाइनल डाइजेशन जो होता है ना, वो प्रोटीन से बनता है अमाइनो एसिड्स। ओके, पर स्टमक के अंदर उसका कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता। स्टमक के अंदर क्या होता है कि जो आपका जो पेप्सिन था वो प्रोटीन्स को प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में ब्रेक कर देता है, मतलब कि पार्शियली हाइड्रोलाइज प्रोटीन्स के अंदर। ठीक है, तो और स्टमक के अंदर क्या होता है, जैसे कि आपका ओरल कैविटी में हम लोग बोलते थे बोलस होता है, फूड को बोलस बोलते हैं, ऐसे ही स्टमक के अंदर क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। काइम बोलो या कुछ लोग चाइम बोलते हैं, तो एक ही बात है। और ये जो काइम होता है ये आपका कहाँ पहुँचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ओके, और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसके अंदर हमने पढ़ा था कि पेनक्रिएटिक जूस आता है पेनक्रियास से होते हुए। ठीक है, तो उस पेनक्रिएटिक जूस के अंदर भी कुछ एंजाइम होते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, तो वो यहाँ पे फर्दर एक्शन करते हैं। अब वो देखिए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर भाई क्या आता है? उसके अंदर जो काइम आता है उसमें प्रोटीन्स होती हैं और पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस, ये तीन चीज़ें होती हैं उसके अंदर, उस खाने के अंदर। और जो आपका जो पेनक्रिएटिक जूस है उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं? ट्रिप्सिन होता है, ओके, काइमोट्रिप्सिन होता है और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होता है। ये तीन एंजाइम होते हैं पेनक्रिएटिक जूस के अंदर। तो ये तीनों एंजाइम इस पे एक्ट करते हैं और इनको ब्रेक कर देते हैं डाइपेप्टाइड के अंदर। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये तो हमारा था प्रोटीन का डाइजेशन। अब हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए, जो काइम जो होता है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं वो क्या होती हैं? वो जनरली पॉलीसैकेराइड्स होती हैं, जैसे कि स्टार्च। और इन पॉलीसैकेराइड्स के ऊपर एक एंजाइम काम करता है जो कि पेनक्रिएटिक जूस के अंदर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेनक्रिएटिक अमाइलेज। ओके, पेनक्रिएटिक अमाइलेज। और ये पेनक्रिएटिक अमाइलेज इन पॉलीसैकेराइड्स को ब्रेक कर देता है डाइसैकेराइड्स के अंदर। तो आपने देखा कि जैसे कि जो प्रोटीन्स, पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं डाइपेप्टाइड के अंदर, ऐसे ही जो आपके पॉलीसैकेराइड्स हैं वो चेंज हो जाते हैं डाइसैकेराइड्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट हमने प्रोटीन का देख लिया, हमने कार्बोहाइड्रेट का देख लिया। अब हम देखते हैं फैट का, कि भाई फैट के साथ क्या होता है। तो वो फैट जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है स्टमक से होते हुए, उस फैट के ऊपर एक एंजाइम काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइपेज। लाइपेजेस होते हैं। ठीक है, पेनक्रिएटिक जूस जो होता है उसके अंदर लाइपेजेस होते हैं। और ये लाइपेज क्या करते हैं? ये लाइपेज फैट को ब्रेक कर देते हैं डाइसैकेराइड डाइग्लिसराइड्स के अंदर और फर्दर मोनोग्लिसराइड्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है ये देखने की कि इनको हेल्प के लिए बाइल की आवश्यकता होती है। ठीक है, हमने पहले की वीडियो में भी देखा था कि फैट के डाइजेशन के लिए आपको बाइल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बाइल जो होता है वो फैट को ब्रेक कर देता है छोटे पार्टिकल में, जिनको हम लोग माइसेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लाइपेज जो है फैट को कन्वर्ट कर देता है डाइग्लिसराइड्स में और फर्दर मोनोग्लिसराइड्स में। नेक्स्ट होता है आपका न्यूक्लिक एसिड्स। जो आपका खाना होता है उसमें कुछ न्यूक्लिक एसिड्स भी होते हैं, डीएनए, आरएनए। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है जो कि काइम के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, उस पे जो एंजाइम एक्ट करता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियेज। ओके, तो हमेशा याद रखना न्यूक्लियेज उस पे काम करता है। और न्यूक्लियस कहाँ होता है? पेनक्रिएटिक जूस में होता है। हमेशा याद रखना न्यूक्लियस जो एंजाइम है ना, ये एमसीक्यू भी आया हुआ है कि कहाँ पाया जाता है। तो न्यूक्लियस एंजाइम जो है वो आपका पेनक्रिएटिक जूस में पाया जाता है। ये न्यूक्लियस करता क्या है भाई? तो ये न्यूक्लियस क्या होता है? ये न्यूक्लिक एसिड पे एक्ट करता है और न्यूक्लिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है न्यूक्लियोटाइड में और फर्दर न्यूक्लियोसाइड में। ओके, तो आपको ये बात अच्छे से याद होनी चाहिए कि कभी भी कोई पूछता है कि भाई न्यूक्लियस का काम क्या है, तो न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है न्यूक्लियोटाइड्स में और न्यूक्लियोसाइड्स में।
ओके। तो देखिए, ये जो अभी तक जो हम लोगों ने जो एंजाइम पढ़े थे ना सारे, ये जो आपके जो अमाइलेज था, आपका जो ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन कार्बोक्सीपेप्टाइडेज था, ओके, ये सब के सब कहाँ थे? आपका लाइपेज था, ये पेनक्रिएटिक जूस के अंदर थे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, एक आपका होता है इंटेस्टाइनल जूस जिसको आप बोलते हैं सक्कस एंटेराइकस, ओके। अब भाई सक्कस एंटेराइकस का काम क्या होता है? सक्कस एंटेराइकस का मतलब काम होता है कि अभी तक जो भी बना, ठीक है, अभी तक जितना भी बना, मतलब कि आपका न्यूक्लियोटाइड्स बने, न्यूक्लियोसाइड्स बने, ओके। उसके बाद आपका यहाँ पे आपका मोनोग्लिसराइड्स बने, डाइग्लिसराइड्स बने, उसके बाद आपका डाइसैकेराइड्स जो तैयार हुए, तो इन सब को ना फाइनली एकदम एंड प्रोडक्ट जो होता है इनका वो बनाते हैं वो, जो आखिरी में जो एंड प्रोडक्ट जो बनता है वो सिंपल फॉर्म में होता है, जो कि हमारी इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर सकती है, ओके। तो जो फाइनल डाइजेशन जो होता है एंजाइम के द्वारा, वो एंजाइम मिलते हैं आपको सक्कस एंटेराइकस के अंदर, ठीक है। और क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो फाइनल स्टेप होता है ना डाइजेशन का, जो कि जिसपे कि सक्कस एंटेराइकस के एंजाइम काम करते हैं, वो होता कहाँ है? वो जो म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स है ना स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसके बहुत ही नज़दीक होता है, ओके। जैसे कि सपोज करो हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स हैं सपोज करो, ठीक है। तो एकदम इनके, मैं ग्रीन रंग से दिखाता हूँ, एकदम इनके नज़दीक ये डाइजेशन होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझ में आनी चाहिए। अब इसके बाद क्या होता है कि हमें काफ़ी टाइम ये क्वेश्चन भी आएंगे कि भाई सक्कस एंटेराइकस के अंदर कौन कौन से एंजाइम है। तो मैंने बताया आपके कि सक्कस एंटेराइकस के अंदर जो एंजाइम है ना, उनका काम है फाइनल डाइजेशन को करना। तो देखिए, जब जब पेनक्रिएटिक जूस ने काम किया था आपका प्रोटीन्स के ऊपर, तो फाइनली वो लोग क्या बनाते हैं? वो लोग बनाते हैं डाइपेप्टाइड्स, ओके। तो डाइपेप्टाइड्स जो होती हैं उन पे काम करते हैं, सक्कस एंटेराइकस के अंदर एंजाइम होता है डाइपेप्टाइडेज। तो डाइपेप्टाइडेज जो एंजाइम होता है वो डाइपेप्टाइड को कन्वर्ट कर देता है अमाइनो एसिड्स में, ओके। तो ये तो हो गया प्रोटीन का फाइनल डाइजेशन। अब ये अमाइनो एसिड जो है ना, ये फर्दर ब्रेक नहीं करता है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है प्रोटीन की। तो अमाइनो एसिड जो है वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, ब्लड में पहुंच जाएगा। नेक्स्ट हमने देखा था कि जो पेनक्रिएटिक अमाइलेज जो होता है वो बनाता है डाइसैकेराइड। अब हमारे तीन इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड हैं, जैसे कि एक है माल्टोज, एक है लैक्टोज और एक है सुक्रोज। तो अब इन डाइसैकेराइड को सिंपल फॉर्म में ब्रेक करना है, क्योंकि हमारी बॉडी ना डाइसैकेराइड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, उसको मोनोसैकेराइड ही चाहिए एब्जॉर्ब करने के लिए। तो एक एंजाइम होता है माल्टेज। ये माल्टेज क्या होता है? माल्टेज एक्ट करता है माल्टोज पे, और माल्टोज को चेंज कर देता है किस चीज़ के अंदर? दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के अंदर। मतलब कि आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज के मिल के बनाते हैं माल्टोज, ओके। तो इसीलिए, क्योंकि माल्टोज दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से बनता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डाइसैकेराइड। मेडिकल साइंस में डाई का मतलब होता है दो, ओके। तो दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज के मिलके बनाते हैं माल्टोज, जो कि एक डाइसैकेराइड है। तो इसलिए अगर आपको माल्टोज को ब्रेक करना है तो आप उसको ब्रेक करके दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माल्टेज एंजाइम, ठीक है। इसी तरीके से एक होता है, एक और डाइसैकेराइड है लैक्टोज। अब लैक्टोज कैसे बनता है? लैक्टोज बनता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज के एक एक मॉलिक्यूल से। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो जूस है सक्कस एंटेराइकस, उसमें एक एंजाइम होता है लैक्टेज। ये लैक्टेज क्या होता है? ये लैक्टोज को ब्रेक कर देता है एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज में और एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज में। और ये जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज है ना, ये मोनोसैकेराइड होती है, तो ये आराम से हमारी इंटेस्टाइन की वॉल से एब्जॉर्ब हो जाती हैं बॉडी के अंदर। ऐसे ही नेक्स्ट एक और डाइसैकेराइड है जिसको आप लोग बोलते हो सुक्रोज, ठीक है। तो सुक्रोज जो होता है ना, सुक्रोज कैसे बनती है? सुक्रोज बनती है एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज के साथ। तो हमारे जो सक्कस एंटेराइकस है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जूस है, उसके अंदर एक एंजाइम होता है सुक्रेज। सुक्रेज एक डाइसैकेराइड एंजाइम है। तो ये सुक्रोज को ब्रेक कर देता है एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज में और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज में। तो इस तरीके से ये डाइसैकेराइड जो थे तीनों, ये मोनोसैकेराइड में चेंज हो जाते हैं, और मोनोसैकेराइड इंटेस्टाइन से आराम से अब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी के अंदर। ऐसे ही हमने देखा था कि जो हमारा जो पैनक्रिएटिक जूस था उसमें था न्यूक्लियोसाइडेज। तो न्यूक्लियोसाइडेज क्या था भाई आपका? सॉरी, न्यूक्लियोसाइडेज नहीं था, न्यूक्लियस एंजाइम। ये जो न्यूक्लियस एंजाइम था, ये न्यूक्लियोटाइड को उसने जो न्यूक्लिक एसिड था उसको ब्रेक कर दिया था न्यूक्लियोटाइड्स में। तो अब ये जो न्यूक्लियोटाइड जो स्मॉल इंटेस्टाइन में थे, वहाँ पे सक्कस एंटेराइकस जो होता है उसके अंदर एक एंजाइम होता है न्यूक्लियोटाइडेज, और एक होता है न्यूक्लियोसाइडेज। दो एंजाइम होते हैं, ये आप हमेशा याद रखना। कभी भी अगर एमसीक्यू आए कि न्यूक्लियोसाइडेज और न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम जो है कहाँ होते हैं, तो वो होते हैं सक्कस एंटेराइकस के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस में, ओके।
तो ये क्या करते हैं, जो न्यूक्लियोटाइडेज होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स को चेंज कर देते हैं न्यूक्लियोसाइड्स में, ओके। और जो न्यूक्लियोसाइडेज होते हैं वो जो न्यूक्लियोसाइड्स बने ना उनको चेंज कर देते हैं शुगर और नाइट्रोजनस बेस के अंदर। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही तो आपने देखा ये प्रोटीन का डाइजेशन हो गया आपका, उसके बाद आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया और न्यूक्लिक एसिड्स का भी हो गया। अब एक बचा फैट का। तो हमने देखा था कि फैट जो होता है उसको जो पैनक्रिएटिक अमाइलेज है वो चेंज कर देता है डाई और मोनोग्लिसराइड में। अब ये जो डाई और मोनोग्लिसराइड है ना, इससे हमको फर्दर एंड प्रोडक्ट बनाना है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो फैट है यानी कि मोनोग्लिसराइड या डाईग्लिसराइड, उसका एंड प्रोडक्ट होता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। मतलब कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बनके ही से मिलके ही बनता है मोनो या डाईग्लिसराइड्स। तो हमारा जो सक्कस एंटेराइकस है उसमें एक एंजाइम होता है लाइपेज। ये जो लाइपेज होता है इंटेस्टाइनल लाइपेज, ये डाई ये डाई और मोनोग्लिसराइड्स को ब्रेक कर देता है फैटी एसिड्स के अंदर एंड ग्लिसरॉल के अंदर। तो देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, पर आपको ये सब पता होना चाहिए कि कौन सा एंजाइम कहाँ। ये हमेशा क्वेश्चन आएगा कि किस जूस में कौन सा एंजाइम मिलता है, और ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन कई बार आया कि न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज कहाँ मिलते हैं। तो न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज मिलते हैं आपको कहाँ पे, सक्कस एंटेराइकस में। ऐसे ही हम लोगों ने पहले एक पढ़ा था आपको, वो था आपका न्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। तो न्यूक्लियस एंजाइम जो होता है वो कहाँ मिलता है आपको, न्यूक्लियस एंजाइम मिलता है आपको पैनक्रिएटिक जूस में। ये एमसीक्यू भी आपका आया हुआ है, तो ये सब आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स थे ना जितने भी, जो कि हमने डिस्कस किया, आपका प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स हो गया, तो इनका जो ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, वो कहाँ होता है, ओके। तो वो होता है आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना उसके अंदर होता है। अब ऐसे तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के बहुत सारे पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, पर इनका जो ब्रेकडाउन होता है ना वो आपको याद रखना है, वो ड्यूडेनम में होता है, ओके। क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका पहला पार्ट क्या होता है, ड्यूडेनम होता है, तो वहीं ये सब होता है, ओके। अब ये जब डाइजेशन सारा हो गया तो जो सिंपल सब्सटेंस बने, मतलब कि जैसे ग्लूकोज बना, गैलेक्टोज बना, अमाइनो एसिड्स बने, फैटी एसिड्स बने, ये जो सारी जो सिंपलेस्ट फॉर्म बनी ना, इनका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो इनका एब्जॉर्प्शन होता है जेजुनम के अंदर और इलियम के अंदर, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जो ब्रेकडाउन है वो ड्यूडेनम के अंदर होता है और इलियम और जेजुनम के अंदर इनका एब्जॉर्प्शन होता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए सपोज कीजिए अब वो जो फूड था जो इंटेस्टाइन के अंदर जो ब्रेकडाउन हुआ उसमें से सब अच्छी अच्छी चीज़ें एब्जॉर्ब हो गई, ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गया आपका, ठीक है, अमाइनो एसिड आपके एब्जॉर्ब हो गए, ठीक है। उसके बाद जो भी बचा जो बचा मतलब कि जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड, जो बचा और जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी चली जाती हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा अच्छा सामान जो एब्जॉर्ब होने वाला था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया, और बाकी जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो पहुंच गया लार्ज इंटेस्टाइन में। अब अब बात आती है कि भाई लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है डाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो डाइजेशन के अंदर ना लार्ज इंटेस्टाइन का ऐसा कोई खास सिग्निफिकेंट काम नहीं है। तो अब हम लोग सोचते हैं कि भाई लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है फिर। तो देखो लार्ज इंटेस्टाइन का जो फंक्शन है ना उसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो एब्जॉर्प्शन करता है वाटर का। एक तो थोड़े कुछ पार्ट ऑफ वाटर का वो एब्जॉर्प्शन करता है, और वो एब्जॉर्प्शन करता है मिनरल्स का, मिनरल्स में सोडियम, पोटेशियम, ये सब चीज़ें आ गई, और कुछ मेडिसिन का, कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्ब होती हैं, ठीक है। दूसरा एक वो सिक्रीशन करता है म्यूकस का। भाई आप पूछेंगे म्यूकस का सिक्रीशन करने से क्या फ़ायदा है। देखो जो लार्ज इंटेस्टाइन जो म्यूकस सिक्रीट करती है ना, वो क्या करती है, वो आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है ना उसके साथ ना वो मिल जाती है, और वो उसको मिला के ना उन सारे पार्टिकल्स को एक साथ मिला के रखती है, ठीक है, जिससे कि उनका लुब्रिकेशन होता है और वो आसानी से लार्ज इंटेस्टाइन में आगे की तरफ मूवमेंट करते हैं, जिससे कि वो फीसिस के फॉर्म में आराम से बॉडी से निकल जाए। तो ये दो फंक्शन उसके याद रखना, एक तो वाटर, मिनरल और सर्टेन ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन है, और म्यूकस का सिक्रीशन करना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन के। तो अब उसके बाद है कि तुम्हारा जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड जो सब्सटेंस हैं उनको हम लोग बोलते क्या हैं। तो देखो बॉडी के अंदर जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्ट नहीं हुआ ना, जिसको हम लोग बोलते हैं अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस, जिनको हम लोग बोलते हैं फीसिस, ठीक है। तो ये जो फीसिस हैं ये आपकी एंटर करती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से होती हुई सीकम में, ठीक है। हम लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखना, उसमें हमने पूरे एनाटॉमी डिस्कस की है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम पार्ट है ना वो सीकम में आके खुलता है। तो ये जो फीसिस हैं ये एंटर करती हैं सीकम में, और वहाँ पे एक वाल्व होता है, उसको बोलते हैं इलियोसिकल वाल्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस इलियोसिकल वाल्व का फंक्शन क्या होता है, उसका फंक्शन होता है
कि ये जो फीसिस है, ये जो पॉटी है जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में आई है, वो वापस भी तो जा सकती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये एक तरीके का गेट है और ये प्रिवेंट करता है उसके बैक फ्लो को, कि जो फीसिस लार्ज इंटेस्टाइन में आ गई सीकम के अंदर, वो वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में ना जाने पाए। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या होता है, एक होता है कि भाई जो आपकी ये फीसिस हैं ये टेम्पोरली स्टोर कहाँ होती हैं, तो ये स्टोर होती हैं रेक्टम के अंदर। और कब तक होती हैं, जब तक कि आप डेफिकेशन नहीं कर सकते। डेफिकेशन का मतलब है कि जो एक तरीके से जो प्रोसेस होता है फीसिस को पास करने का, जैसे आप पॉटी करने जाते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं डेफिकेशन। तो ये रेक्टम में जाके आपकी स्टोर हो जाती है जब तक कि आप पॉटी नहीं करते हो। ठीक है। अब देखो, अब हमारे सामने एक और चीज़ आप पूछोगे कि ये इतना जो ज़्यादा जो एक्टिविटी हुई है जो इंटेस्टाइन के अंदर, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, आखिर इसको इसको कोऑर्डिनेट कौन करता है, इसको प्रॉपरली मैनेज कौन करता है। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ है ना, चाहे वो पेरिस्टॉल्सिस हो, चाहे एंजाइम्स का सिक्रीशन हो, इस सब ये ना जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनका दो कंट्रोल होता है, एक तो न्यूरल और एक हार्मोनल कंट्रोल। ठीक है भाई। तो न्यूरल क्या होता है, न्यूरल कंट्रोल होता है नर्वस सिस्टम के द्वारा। ठीक है, नर्वस सिस्टम होता है, हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। और दूसरा, कुछ लोकल हार्मोन इंटेस्टाइन में सिक्रीट होते हैं जो इन सब चीज़ को मेंटेन करते हैं। एक और चीज़ आपको बताएं, जैसे कि आपने कभी देखा होगा, कभी आप कोई बड़ा खाना देखते हैं टेस्टी सा, उसको देखते हैं, या फिर किसी अच्छे खाने की खुशबू आती है, या फिर खाना आपके नज़दीक होता है, तो आपको ना आपके मुंह में क्या होता है, सलाइवा का सिक्रीशन होने लगता है, जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं कि भाई मुंह में पानी आ गया। तो ये क्या होता है, केवल खाने की खुशबू और देखने से ना ये जो रिसेप्टर्स हैं ना एक्टिवेट हो जाते हैं, और ओरल कैविटी में क्या होता है, सलाइवा का सिक्रीशन शुरू हो जाता है। तो ये सब एक्चुअली जो डिटेल में आप पढ़ेंगे एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के अंदर, पर अभी आप इतना ही जानो कि जो जितने फंक्शन होते हैं ना, कि सलाइवा का सिक्रीशन, एंजाइम का सिक्रीशन और इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स, ये सब के सब न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल में होते हैं। ठीक है। ऐसे ही आपका क्या होता है कि आपके कुछ एंजाइम्स हैं, कुछ सिक्रीशन है जो कि गैस्ट्रिक मतलब कि स्टमक के अंदर और इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं जो सिक्रीशन, तो उनको कौन स्टिमुलेट करता है, उनको भी कुछ न्यूरल सिग्नल्स होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं। तो इसका डिटेल स्टडी आप एमबीबीएस में ही करेंगे। ऐसे ही जो मस्कुलर एक्टिविटी जो होती है इंटेस्टाइन की, हमने पढ़ा था कि इंटेस्टाइन के अंदर मसल्स होती हैं, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। तो उनके जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से जो मस्कुलर एक्टिविटी होती है ना एलिमेंट्री कैनाल की, वो भी न्यूरल मैकेनिज्म के कंट्रोल में होती है। ठीक है। और वो न्यूरल मैकेनिज्म दो होती हैं, एक तो लोकल नर्व्स भी होती हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू भी होती हैं। ठीक है। आपको डिटेल में नहीं जाना, बस इतना ही ध्यान रखना है। और क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा, एक हार्मोनल कंट्रोल भी होता है सिक्रीशंस का। तो कुछ लोकल हार्मोन जो होते हैं वो सिक्रीट होते हैं, कहाँ से होते हैं, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से। जो स्टमक की और इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा है, उसी से कुछ लोकल हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो वहाँ के सिक्रीशंस को मेंटेन करते हैं कि भाई कौन सा एंजाइम होगा, कितना सिक्रीट होगा, कब सिक्रीट होगा, ये सब वो मैनेज करते हैं। ठीक है। तो मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसको यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।